नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में। जो संघ लोक सेवा आयोग, साथ ही साथ राज्य लोक सेवा आयोग, और राज्य लोक सेवा आयोग में चूंकि हम एमपीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एमपीपीएससी को डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर मेनली इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि इन संस्थाओं का इतिहास क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधानों के अलावा इन आयोग के संरचना यानी कि गठन कैसा होगा। गठन में हम देखेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है और नियुक्ति के साथ साथ हटाने की प्रक्रिया क्या रहेगी और नियुक्ति कितने समय यानी कि अवधि के लिए की जाएगी। साथ में इन आयोग के कार्य क्या रहेंगे, शक्तियां क्या रहेगी, और अगर कुछ विशेष प्रावधान है तो विशेष प्रावधानों को भी इसके साथ चर्चा करेंगे। विशेष प्रावधानों की भी हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर देखिए, जो आपको हेडिंग्स दिख रही है इसी के अंदर हम पूरी चर्चा करेंगे। चलिए इसको वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक संस्था है। इससे पहले की वीडियो में चर्चा हो गई थी कि संवैधानिक संस्थाएं किसे कहते हैं और सांविधिक संस्थाएं क्या है। तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों ही संवैधानिक संस्था है, राज्य लोक सेवा आयोग दोनों। अब आप इस चार्ट में जो देख रहे हैं कि आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात करता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों ही भाग 14 में वर्णित है संविधान के। भाग 14 के आर्टिकल 315 से लगा करके 323 में, मतलब यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में अलग अध्याय या अलग आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 315 बोल रहा है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान। यहाँ पर अलग से आर्टिकल नहीं दिया गया है। यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों के लिए आर्टिकल 315 है। तो अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 315 आएगा। तो 315 से लगा करके 323 तक के क्या क्या प्रावधान है इनको एक नज़र में देख लेते हैं, फिर इसकी डिटेल में समझेंगे। भारतीय संविधान का आर्टिकल 315 बोलता है कि संघ और राज्यों के लिए एक एक लोक सेवा आयोग होगा। 315 के सब प्रोविजंस भी है जिसमें यह बात भी की गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्य आपसी सहमति से किसी एक ही राज्य लोक सेवा आयोग के तहत अपना कार्य चला सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से राज्यपाल, एक से अधिक राज्यों का एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है, उसी प्रकार से एक राज्य लोक सेवा आयोग एक से अधिक राज्यों के लिए अपने कार्य कर सकता है। आर्टिकल 316 बोलता है कि सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। 317 के अंतर्गत 316 की बात कर रहे हैं, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। नियुक्ति पदावधि को अपन देखेंगे कि नियुक्ति कौन करेगा संघ लोक सेवा आयोग के मामले में और राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में नियुक्ति कौन करेगा। 317 के अंतर्गत है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। 317 में बात करता है। 318 में बात करी गई है आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनय बनाने की शक्ति। 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर धारण करने संबंध में प्रतिषेध, अर्थात अपनी सेवा शर्तें पूरी कर लेते हैं उसके बाद क्या प्रावधान है। 320 बोलता है लोक सेवा आयोग के कार्य। 321 बोलता है लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। शक्ति किस किस के पास रहेगी, अगर यूपीएससी है तो शक्ति संसद के पास है, और अगर स्टेट पीएससी है तो राज्य विधानमंडल के पास रहेगी। 322 बोलता है लोक सेवा आयोग के व्यय, और 323 बोलता है लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। तो आपको 315 से 323 तक के क्या प्रावधान है वो इस शीट में दिख रहे हैं। मेनली अपने को करना क्या है, सारे चीज़ें अगर नहीं याद रहती है तो कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उन इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 315 ये इंपॉर्टेंट है। 315 में क्या है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठनों का प्रावधान। उसके बाद सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि आर्टिकल 316। 316 के बाद आयोग के कार्य के लिए आर्टिकल 320 आयोग के कार्य, पदावधि, नियुक्ति 316, और राज्यों का और एक संघ लोक सेवा आयोग होगा आर्टिकल 315 बोलता है, और इसके प्रतिवेदन आर्टिकल 323। राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदनों की बात करेंगे यानी कि रिपोर्ट्स जो है वह 323 में। तो कुल मिलाकर के आपको
ये आर्टिकल मैंने याद रखना है, 315, 16, 320 और 323। भाग कौन सा है इन आर्टिकल का, सारे किस आर्टिकल में? भाग 14। भाग 14 का नाम है केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं यूपीएससी को पहले डिटेल से समझेंगे, फिर स्टेट पीएससी को लेंगे। यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग में सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास की। इतिहास में कि इसके लिए इसका गठन कब हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार यूपीएससी का गठन किया गया। पहले इसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था। इसका नाम था केंद्रीय लोक सेवा आयोग। केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1919 के भारत शासन अधिनियम में इसकी व्यवस्था थी, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, भारत शासन अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत यह बात की गई थी कि एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। फिर 1924 में विधि आयोग ने अपनी सिफारिश दी और इस सिफारिश के अनुसार भारत में सन 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं अपन? संघ लोक सेवा आयोग। तो भारत किस अधिनियम के तहत पूछे तो 1919 का अधिनियम है, किस आयोग के तहत पूछे तो विधि आयोग है, और कब हुई थी तो 1926 में लोक सेवा आयोग गठन हुआ था। अब बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर अब बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष की कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर रोस बार्कर। ठीक है, सर रोस बार्कर यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे। प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी कि देश की आज़ादी के बाद जब इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग हो गया, तब इसके प्रथम अध्यक्ष थे या अध्यक्ष बने, उनका नाम था H.K. कृपलानी। H.K. कृपलानी, ये ध्यान रखिएगा आप। H.K. कृपलानी इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे और इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर रोस बार्कर। अब बात कर लेते हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष की। वर्तमान अध्यक्ष अर्थात मैं आज 12 मार्च 2021 की स्थिति में आपको बता रहा हूं कि इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वह श्री प्रदीप जोशी है। अगर आपके एग्जाम से पहले इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं भी आपको सूचना दूंगा और आप भी इसके लिए अलर्ट रहिएगा। ये मैं स्थिति बता रहा हूँ 12 मार्च 2021 की। प्रदीप जोशी इसके वर्तमान अध्यक्ष है। चलिए, इतिहास में इतना ही। अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसके अंदर समझते हैं। आगे की डिटेल में अपन बात करेंगे, जैसे कि यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। अब आयोग की ये सब आर्टिकल 315 में देखा। आप 316 में क्या बात करी थी? पदावधि नियुक्ति। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष, विच एवर अर्लियर, जो भी पहले हो उस अवधि तक के लिए करता है। इनके सदस्यों की संख्या यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अभी वर्तमान में 10 है और सदस्यों की संख्या की निर्धारण करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा आप, क्योंकि अधिकतर आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होगी यह निर्धारण भारत की संसद करती है, राज्यों के मामले में विधानमंडल करता है। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के मामले में सदस्यों की संख्या का निर्धारण करने का अधिकार भी किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 10 है और अध्यक्ष कौन है? प्रदीप जोशी। चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल 316 के प्रावधानों में नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अवधि भी अपने देख ली। इसके बाद कुछ और इसके महत्वपूर्ण प्रावधान देखते हैं। आर्टिकल 317 को देखते हैं। आर्टिकल 317 बोलता है कि इनको हटाने का मतलब जो अध्यक्ष और सदस्य है इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? हटाने की प्रक्रिया है कि हटाने का अधिकार किसके पास है? मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, वो है भारत के राष्ट्रपति के पास। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों यानी अध्यक्ष और सदस्यों कौन हटा सकता है? केवल और केवल भारत का राष्ट्रपति। अब भारत के राष्ट्रपति का कुछ आधार होना चाहिए कि इन आधार पे ही हटाएगा। वो है 2 आधार, एक है साबित कदाचार और दूसरा है असमर्थता के आधार पर भारत का राष्ट्रपति इनको हटाएगा। हटाने की कुछ और विधियां भी है या कुछ और आधार भी है, उन आधार को भी अपन बात कर लेते हैं। अन्य आधार क्या है? अन्य आधार ये है कि अगर अध्यक्ष सदस्य
दिवालिया घोषित हो जाए, यानी कि दिवालिया न्याय निर्णय जिसको बोलते हैं बैंकरप्ट, यानी कि दिवालिया हो जाए। दिवालिया होने के अलावा अगर वो अपने पदावधि के दौरान और पद के कर्तव्यों से बाहर किसी अन्य जगह सवेतन नियोजन में अगर लग जाता है, सवेतन नियोजन में अगर लगता है तो भी भारत का राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की राय में वह कौन, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य मानसिक शैथिल्य या शारीरिक शैथिल्य कारण अपने पद पर ना बने रहने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब भी उसको हटाया जा सकता है। तो यह आधार हो गए। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, तो अध्यक्ष का वेतन वर्तमान में 2.5 लाख रुपए है और सदस्यों का वेतन 2,25,000 रुपये है। ठीक है, अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन की बात कर ली। अब इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। हटाने की प्रक्रिया देख ली। हटाने की प्रक्रिया के बाद इसके अंदर अपने देखा नियुक्ति, पदावधि वगैरह। अब आयोग के कुछ कार्य जो कि आर्टिकल 320 की बात करी थी, आर्टिकल 320 को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 320 इसमें क्या है, आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ, कार्य एवं शक्तियाँ यानी उत्तरदायित्व भी आप बात कर सकते हैं इसकी, कार्य एवं शक्तियाँ। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं कि इसके सबसे बड़ा कार्य होता है अखिल भारतीय, यानी कि अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया, यानी कि एक केंद्रीय नियुक्ति एजेंसी है और मुख्य कार्य इसका केंद्रीय सेवाओं को एवं अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं में वर्तमान में 3 सेवाएं आती है, आपको पता होगा। अखिल भारतीय सेवाओं में एक IAS है, एक IPS है और एक IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये तीनों है सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अब बात कर रहे हैं अपन कि 320 के तहत से कार्य किया है, तो अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं के लिए नियुक्ति हेतु परीक्षाएं आयोजित करवाना या साक्षात्कार आयोजित करवाना। कुछ परीक्षा ऐसे भी होती है जिसमें केवल साक्षात्कार होता है, तो ये UPSC कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा कुछ और कार्यों में देखते हैं कि UPSC 2 या 2 से अधिक राज्य की संयुक्त भर्ती का आग्रह करने पर, आग्रह कौन करेगा, अगर राज्य का राज्यपाल या राज्य सरकारें अगर ऐसा आग्रह करती है कि UPSC ही उन राज्यों के लिए परीक्षाएं या नियम बनाए, तो उनके आग्रह पर यह नियम बनाने या परीक्षा आयोजित करवाने का कार्य भी करेगा। कुछ अन्य कार्य भी इसके लिए हैं, जैसे उनको भी देख लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति UPSC से सिलेक्ट होकर के सेवाओं में जाता है, उसके बाद UPSC इस संदर्भ में क्या क्या कार्य करती है। तो लोक सेवाओं में भर्ती के तरीकों के बारे में, पदोन्नति के मामले में, अनुशासनात्मक मामलों में, एक सेवा से दूसरी सेवा के हस्तांतरण के मामले में, कानूनी खर्च की प्रतिपूर्ति के मामले में। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शासकीय सेवाओं में रहते हुए अगर कोई शासकीय सेवक घायल हो जाए या मृत्यु हो जाए, तो उसके संबंध में पेंशन का मामला किस प्रकार से पूरा होगा, यानी कि उसके पेंशन की क्या क्या क्रियाविधि है, इसके मामले में भी UPSC कार्य करती है, यानी कर्मचारियों के पेंशन के मामले में भी यह कार्य करती है। अब भारत की संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह इन कार्यों के अतिरिक्त भी अगर कार्य देना हो UPSC को, तो भारत की संसद अब आर्टिकल 320 के अंदर संशोधन करके कार्य को बढ़ा सकती है। भारत की संसद इनके कार्यों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, और आखिरी आर्टिकल बच जाता है आर्टिकल नंबर 323। आर्टिकल नंबर 323 में क्या है, इसके प्रतिवेदनों की बात की गई है। प्रतिवेदन जिस प्रकार से सभी अन्य जो आयोग पढ़े हैं अपनों ने और आगे पढ़ेंगे कि ये आयोग अपना प्रतिवेदन हर साल देते हैं, तो UPSC अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है प्रतिवर्ष, और राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार इसको संसद के पटल पे रखवाएगा या अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं भी रखवाएगा। लेकिन रिपोर्ट्स आर्टिकल 323 के अंतर्गत बात की गई है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बस आपको मैं क्विकली रिवीजन करवा देता हूँ कि इसके अंदर आर्टिकल 323 से लगा करके 315 तक, 315 से लगा करके 323 तक इसके अंदर व्याख्या की गई है। और कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 315 जिसके अंतर्गत गठन की बात की गई है, 316 जिसके अंतर्गत इसकी पदावधि में नियुक्ति की बात की गई है, 317 में हटाने की प्रक्रिया की बात की गई है और 320 में कार्य शक्तियों की बात की गई है। आई होप आपको इसके बारे में सब कुछ चीज़ समझ में आ गई होगी। कुछ और डाउट रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।